क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे सपनों में राक्षस छुपे हों, असली राक्षस जो रात को तुम्हारी नींद में घुसकर तुम्हें अंदर से खाते हों, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान हो जो उन्हें मार सके, और वो इंसान उसने अपनी खुद की चमड़ी को चांदनी से सिला हो ताकि वो उस अंधेरी दुनिया में जा सके जहां कोई नहीं जाता। यह कहानी है सेई की, एक ऐसे शिकारी की जो जिंदा दुनिया में नहीं, सपनों की दुनिया में लड़ता है, और जिसकी कीमत हर शिकार के बाद उसका एक टुकड़ा होती है। शहर का नाम था निशागढ़, एक खूबसूरत रोशन शहर जो रात को जगमगाता था। लेकिन इस शहर में एक बीमारी फैल रही थी। लोग सोते और सुबह उठते नहीं थे, या उठते थे तो खाली, जैसे अंदर से कुछ निकाल लिया गया हो। आंखें खुली लेकिन अंदर कोई नहीं। डॉक्टर कहते थे नींद की बीमारी, लेकिन सच कुछ और था। सपनों में राक्षस थे, स्वप्न दानव। वो इंसान की नींद में घुसते थे और उनकी आत्मा को, उनकी यादों को, उनकी इच्छा शक्ति को चबा जाते थे। जो बचता था वो एक खाली शरीर था। सेई 18 साल का, काले बाल, शांत चेहरा, आंखें जो हमेशा थोड़ी थकी लगती थी। वो एक पुरानी इमारत की छत पर रहता था, अकेला। उसके कपड़े हमेशा अजीब थे। उसकी बाहों पर, गले पर, हाथों पर चमकीले धागे दिखते थे, नीले सफेद, जैसे चांदनी को धागे में पिरोया गया हो। ये धागे असली थे, चांदनी के धागे जो उसने खुद अपनी चमड़ी में सिले थे। उसके पिता ने सिखाया था। एक रात जब सेई 6 साल का था और उसके पिता एक स्वप्न शिकारी, एक राक्षस से लड़ते हुए सपनों की दुनिया में फंस गए थे। सेई ने उस रात अपने पिता को जाते हुए देखा था, सोते हुए, और फिर सुबह उनका शरीर था, लेकिन वो नहीं थे, खाली। सेई ने उस दिन से यह काम सीखा, पिता की डायरी से, पुराने ग्रंथों से, और उसने अपनी चमड़ी में चांदनी के धागे सिले, क्योंकि चांदनी स्वप्न दुनिया में रोशनी थी, और बिना रोशनी के वो दुनिया अंधेरे का समुद्र थी जिसमें खो जाना आसान था। हर धागा एक दर्दनाक काम था, लेकिन सेई को दर्द की आदत हो गई थी। निशागढ़ में सेई की जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी। पहली थी रिया, 19 साल की, एक नर्स जो रात की शिफ्ट करती थी। वो उन मरीजों को देखती थी जो सोकर उठते नहीं थे, और जानती थी कि यह सिर्फ बीमारी नहीं है। उसने सेई को 3 साल पहले ढूंढा था, जब उसका छोटा भाई इस बीमारी का शिकार हुआ था। दूसरा था काज, 50 साल का, एक पुराना घड़ी साज जो वक्त की बारीकियां जानता था, और जानता था नींद और जागरण के बीच का वो पल, संधि, जब सपनों की दुनिया और असली दुनिया सबसे करीब होती है। उसकी दुकान में एक पुरानी घड़ी थी जो उस संधि को मेजर करती थी। तीसरी थी नेरा, एक लड़की 16 साल की जो खुद स्वप्न दानव का शिकार बनते बनते बची थी। सेई ने उसे बचाया था, और तब से वो सेई के साथ थी, डरी हुई, लेकिन जाने का नाम नहीं लेती थी। एक रात रिया का फोन आया, सेई आज 5 नए केस एक ही रात में। सेई उठा, उसने अपनी बाहों पर धागे देखे, कुछ पुराने थे पिछली लड़ाइयों से, कुछ नए जो उसने कल रात सिले थे। उसने एक छोटी सुई उठाई, चांदनी के धागे के साथ, और एक और जगह हाथ के पीछे सिला। दर्द हुआ। उसने आंखें बंद की और खोली। काज की दुकान पर तीनों इकट्ठे हुए, नेरा भी थी। काज ने घड़ी दिखाई, आज रात संधि बहुत लंबी है, 3 घंटे, इतनी लंबी पहले कभी नहीं हुई। सेई ने कहा, मतलब राक्षस ज्यादा देर तक सक्रिय रहेंगे और ज्यादा शिकार करेंगे। रिया ने कहा, 5 लोग अस्पताल में हैं, अगर तुमने आज नहीं किया तो सुबह वो खाली होंगे। सेई ने हाँ में सिर हिलाया, मुझे उनके पास जाना होगा, अस्पताल में। नेरा ने कहा, मैं भी नहीं। सेई, नेरा, तुम एक बार बच गई थी, दूसरी बार मैं गारंटी नहीं दे सकता। नेरा चुप हो गई। अस्पताल में रात का सन्नाटा। रिया ने उन्हें एक कमरे में ले जाया जहां 5 लोग सो रहे थे। सेई ने उन्हें देखा, 5 शरीर, सांस चल रही थी लेकिन आंखें बंद, और चेहरे पर एक अजीब स्थिरता, जैसे अंदर से कुछ उनसे लड़ रहा हो। सेई एक कुर्सी पर बैठा, उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ के उस धागे को जो उसने अभी सिला था छुआ। एक झंझनाहट, और सेई सो गया।
लेकिन यह साधारण नींद नहीं थी, यह स्वप्न प्रवेश था, सपनों की दुनिया। बाहर से देखो तो सेई एक और सोता हुआ इंसान था, लेकिन अंदर स्वप्न दुनिया में सेई जाग रहा था। स्वप्न दुनिया एक उल्टी दुनिया थी। आसमान नीचे था, जमीन ऊपर, रंग गलत। रात जो थी वहां दिन था, और वो रोशनी सेई की चमड़ी के धागों से निकलती थी, नीली सफेद चांदनी। उस दुनिया में अंधेरे के बीच वो एक दिया था, और अंधेरे में चीजें थीं। 5 अलग अलग सपनों में 5 राक्षस। सेई पहले सपने में गया। एक बच्चे का सपना था, एक पुरानी इमारत टूटी हुई, और उसमें एक बड़ा काला लंबे हाथों वाला स्वप्न दानव। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली जगह, लेकिन वो देख सकता था। वो उस बच्चे की आत्मा के पास था जो एक कोने में दुबकी थी, डरी हुई, छोटी। सेई दौड़ा, दानव ने उसे देखा और झपटा। लंबे हाथ। सेई एक तरफ कूदा और उसने अपने हाथ के धागे को खींचा। एक तेज और उससे एक हथियार बना, एक चांदनी की लहर जो दानव पर गिरी। दानव चीखा। उस दुनिया में चांदनी दानवों के लिए तेजाब थी। दानव पीछे हटा। सेई ने फिर हमला किया। इस बार एक धागा अपने गले से खींचकर एक चाबुक बनाया और दानव पर मारा। दानव टूटा, बिखरा, गायब हुआ। बच्चे की आत्मा जिंदा थी। सेई ने उसे देखा। तुम ठीक हो? आत्मा ने सिर हिलाया और सेई अगले सपने की तरफ गया। दूसरा, तीसरा, चौथा। हर बार एक दानव, हर बार एक लड़ाई, हर बार एक धागा खींचता था अपनी चमड़ी से और हथियार बनाता था। हर धागे के साथ दर्द। चमड़ी के अंदर से खींचा हुआ धागा एक जलन छोड़ता था, लेकिन सेई रुकता नहीं था। चौथे दानव को हराते हराते सेई थक गया था। उसके कई धागे खींच लिए गए थे। उसकी चमड़ी पर जहां जहां धागे थे वहां नीली लकीरें थीं, और वो लकीरें फीकी पड़ रही थीं। कम रोशनी मतलब कम ताकत। लेकिन 5वां सपना बाकी था। सेई 5वें सपने में घुसा, और वहां जो था वो अलग था। यह दानव पहले चारों से बड़ा था, और यह किसी बूढ़े इंसान का सपना था। एक आदमी जिसकी आत्मा पहले से आधी खाली गई थी। वो हिल भी नहीं सकता था, और दानव उसके ऊपर था, खाता हुआ। सेई ने देखा और उसके अंदर कुछ जला। उसके पास बचे थे बस कुछ ही धागे। अगर वो सब इस्तेमाल करे तो वो अपनी चमड़ी से सारी चांदनी खींच लेगा, और बिना चांदनी के वो इस दुनिया में खो जाएगा। उसे वापस रास्ता नहीं मिलेगा। सेई ने एक पल रुककर सोचा, और फिर उसने वो किया जो उसे नहीं करना था। उसने अपने सीने के पास का सबसे पुराना धागा जो उसके पिता ने सिला था उसे छुआ। नहीं खींचा, बस छुआ, और उस धागे में से एक रोशनी निकली, पिता की रोशनी। वो धागा जो उसके पिता का था वो बाकी सबसे ज्यादा चमकीला था। सेई ने आंखें बंद की और खोली। उसने वो धागा खींचा। सबसे तेज दर्द। उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने एक आवाज नहीं निकाली, और उस धागे से एक ऐसी रोशनी निकली जो उस पूरे सपने को रोशन कर गई। दानव जो इतना बड़ा था वो उस रोशनी में सिकुड़ा, डरा, और सेई उस रोशनी को एक भाले की तरह सीधे दानव के बीच में फेंका। दानव एक भयानक आवाज के साथ टूट गया, बिखर गया, और वो बूढ़े आदमी की आत्मा जो आधी खाई हुई थी वो अभी भी जिंदा थी, कमजोर लेकिन जिंदा। सेई ने उसे देखा और उसने एक आखिरी काम किया। उसने अपने हाथ से उस आत्मा को छुआ और अपनी थोड़ी सी बची चांदनी उसमें डाल दी ताकि वो वापस जा सके, ताकि वो जागे। और खुद सेई उस दुनिया में धीरे धीरे अंधेरे में जाने लगा। रोशनी कम हो रही थी, वापस रास्ता धुंधला हो रहा था। बाहर असली दुनिया में कांच की घड़ी बजी, संधि खत्म होने वाली थी। रिया ने सेई को देखा। उसका चेहरा पसीने से भरा था। उसकी बाहें जहां धागे थे वहां से हल्का खून निकल रहा था। नेरा जो आई नहीं थी लेकिन बाहर खड़ी थी, दरवाजे के बाहर, वो अंदर घुसी। उसने सेई को देखा। वो वापस नहीं आ रहा। काज ने घड़ी देखी। संधि 1 मिनट। नेरा ने एक काम किया। उसने सेई का हाथ पकड़ा और जोर से उसे दबाया। उसके हाथ में सेई का वो खाली धागे वाला हिस्सा जहां से पिता का धागा खींचा था, और नेरा ने बिना सोचे उस जगह पर अपना हाथ रखा और उसने जोर से एक बात कही,
सेई, वापस आओ। स्वप्न दुनिया में अंधेरे में डूबते सेई को एक आवाज सुनाई दी, नेरा की आवाज, और उसके साथ एक रोशनी जो उसके हाथ से आई। नेरा के हाथ की गर्माहट किसी तरह उस दुनिया तक पहुंची। सेई ने उस रोशनी को पकड़ा और खींचा खुद को वापस, एक झटका, और सेई जाग गया, हांफते हुए, पसीने में। उसने आंखें खोली। असली दुनिया, रिया पास थी। काज ने घड़ी रखी और नेरा उसका हाथ थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने कहा था तुम नहीं आओगी, सेई ने कांपती आवाज से कहा। तुमने कहा था वापस आओगे। सन्नाटा, और फिर कमरे में पांचों मरीजों की आंखें खुलने लगी, एक एक करके, भ्रमित, थके हुए लेकिन जिंदा। और पांचवा, वो बूढ़ा आदमी जिसकी आत्मा आधी खाई गई थी, वो सबसे बाद में उठा। और जब उठा तो उसने कहा, बहुत धीमे, कोई था वहां, रोशनी थी, उसने बचाया। रिया की आंखें भर आईं। सेई उठने की कोशिश करने लगा, गिरा। काज ने थामा। रुको, मुझे रुको। सेई रुका। उसकी बाहें जहां धागे थे वो थरथरा रही थी। पिता का धागा जो उसने खींचा था, वहां अब एक निशान था, एक लंबा नीला निशान जो शायद कभी नहीं जाएगा। उस रात काज की दुकान में चारों बैठे थे। चाय थी और सन्नाटा, लेकिन अच्छा सन्नाटा। रिया ने पूछा, सेई, पिता के धागे के बाद क्या तुम वापस जा सकते हो? सेई ने अपनी बांह देखी, खाली जगह। नए धागे सिलने होंगे, दर्द होगा। होता है। नेरा ने पूछा, कितने समय से तुम यह करते हो? 3 साल। अकेले? हां। नेरा ने उसे देखा। अब नहीं। सेई ने उसे देखा। नेरा, मैं स्वप्न दुनिया में नहीं जाऊंगी, लेकिन यहां जब तुम वहां हो, कोई तो होना चाहिए जो तुम्हें वापस बुलाए। काज ने कहा, लड़की सही कह रही है, तुम आज इसीलिए बचे। सेई चुप रहा, और फिर पहली बार उसने मना नहीं किया। उस रात जब वो अकेला था, छत पर उसने सुई उठाई, चांदनी के धागे, और उस जगह जहां पिता का धागा था, वहां उसने एक नया धागा सिला। दर्द हुआ, लेकिन इस बार उस दर्द में एक अलग एहसास था, जैसे अकेलापन थोड़ा कम हुआ हो। हफ्ते बाद निशागढ़ में नए केस कम हो गए, पूरी तरह नहीं, लेकिन कम। सेई हर रात निकलता था, जब भी रिया का फोन आता, और हर बार वापस आता था, कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन आता था। नेरा हमेशा वहां होती जब वो वापस आता, उसका हाथ जो उसे वापस खींचता था। काज घड़ी देखता, संधि नापता, और रिया उन लोगों को देखती जो जागते थे। हर सुबह कुछ लोग उठते थे जो रात को नहीं उठे होते। अगर सेई नहीं होता, एक दिन एक छोटी बच्ची जो सेई ने बचाई थी, उसकी मां आई, उसे ढूंढती हुई। उसने सेई को देखा, उसकी बाहों पर धागों के निशान, और पूछा, यह क्या है? सेई ने कहा, कुछ नहीं। मां ने उसकी बाह पकड़ी, देखी, और उसकी आंखें भर आईं। तुमने मेरी बेटी को बचाया, बस काम था? नहीं। मां ने उसका हाथ दोनों हाथों में लिया। यह बस काम नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। सेई को नहीं पता था इस पर क्या कहें। उसे कभी यह सुनने की आदत नहीं थी। वो चुप रहा, और मां रोती हुई चली गई। नेरा पास खड़ी थी। तुम्हें यह सुनने की आदत डालनी होगी, सेई ने कहा। मुझे नहीं पता कैसे। सीखोगे। सेई ने उसे देखा, और पहली बार उसके थके हुए चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। उस रात सेई छत पर था। आसमान में चांद था, पूरा चमकीला। उसने अपनी बाहें देखी, धागे जो चांदनी से भरे थे, पिता के पुराने निशान पर नया धागा। और उसने आसमान से कहा, बहुत धीमे, पिता, मैं ठीक हूं, अकेला नहीं हूं। चांद वैसे ही चमकता रहा, लेकिन सेई को उस रात हवा में कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई सुन रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। दोस्तों, सेई की कहानी सिर्फ एक एनिमे नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अकेले लड़ता है, जो अपना दर्द छुपाता है, जो हर बार खुद को तोड़कर दूसरों को जोड़ता है, और जो यह भूल जाता है कि उसे भी किसी की जरूरत है। याद रखो, अकेले लड़ना बहादुरी है, लेकिन साथ लड़ना ताकत है। अपने आसपास के उन लोगों को देखो जो तुम्हारे लिए हाथ बढ़ाते हैं, उन्हें थामो। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक
हमारे सपनों को जिंदा रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।